हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 फॉर माइक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम इन्फ्लेशन की डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन की डिस्कशन हमने लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टार्ट करी थी और आज के इस पार्ट के अंदर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है सी अंकित कैन और मेरे इस चैनल के अंदर, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन के टाइप्स से बात स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते कितने हैं। सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो ये था कि जो एक जनरल प्राइस राइज हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है और ये प्राइस राइज दो कंडीशन को पूरी करता है। ये प्राइस राइज एक तो परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब हमें पढ़ा था कि भाई बड़ा अड़ियल सा है, इसके ऊपर जितने भी हम करेक्टिंग मेजर्स लगा रहे हैं वो इतने कामयाब नहीं हो रहे। और दूसरा जो कि बहुत ज़रूरी डेफिनेशन थी इन्फ्लेशन की कि ये एक कंसिडरेबल होना चाहिए। कंसिडरेबल का मतलब कि इसका आपके जेबों पे कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। छोटे मोटे प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं। और आज के इस डिस्कशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये मॉडरेट है। इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन जो वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो इतना सब्सटैंशियल नहीं होता। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की जिसको हम बोलते हैं गैलपिंग। गैलपिंग का अगर आपको मतलब समझना है तो जब अगर आपने किसी घोड़े को दौड़ते हुए देखा है तो उसको बोलते हैं कि वो जो घोड़ा जो दौड़ रहा है वो गैलपिंग कर रहा है। तो गैलपिंग का मतलब ये होता है कि जो उसके बढ़ने की रफ्तार है बहुत तेज है। आप इसको ये बोल सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड है एक तरह से। उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो हम पढ़ेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन आई एम श्योर कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में जरूर सुना होगा कि भाई ये इन्फ्लेशन है लेकिन इसका स्तर क्या है, बड़ा ही हाइपर है। और जो लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है जो हम कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में वो टेक्निकली दो हैं, ओपन एंड सप्रेस्ड। एक होता है ओपन तरीके का इन्फ्लेशन और एक होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो अगर हम इन चारों टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में एक तरीके का नहीं होता। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन से। तो जैसे कि इसके नाम पे ही है कि ये मॉडरेट है। देखिए मॉडरेट का मतलब क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट के बारे में पढ़ा था। तो उसी इन्फ्लेशन रेट से अगर मेरा प्राइस राइज होता है दैट इज प्राइस राइज ऑन अप एट अ रेट विच इज मॉडरेट, एक ऐसे रेट से मेरा प्राइस राइज इंक्रीज कर रहा है जो मॉडरेट है। इसका मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंट नहीं है ओवर अ लॉन्ग पीरियड। कॉन्टिन्यूसली कर रहा है लेकिन जो इसके बढ़ने की रफ्तार है बहुत ही मॉडरेट टाइप से, बड़ी ही आम सी रफ्तार है। इसीलिए क्योंकि देखिए ये परसिस्टेंट है, लॉन्ग टर्म है और एक फिक्स रफ्तार से ये बढ़ता जा रहा है। एक फिक्स रेट से मेरा प्राइस राइज होता जा रहा है। तो इसलिए इसको कहीं क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। बहुत बहुत न्यूज़ के अंदर इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन के नाम से बोला जाता है। ये जो इन्फ्लेशन है बड़ा क्रीपिंग है, मतलब इसका स्तर इतना छोटा है, इतना मॉडरेट है कि आपको लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली आपकी इकोनॉमी में रहता है। ज़्यादातर जितने भी सिंगल डिजिट के इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर अभी 5.6 या 6 के बीच में इन्फ्लेशन है, सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट के जो इन्फ्लेशन रेट होते हैं उनको ज़्यादातर बोला जाता है कि ये मॉडरेट इन्फ्लेशन है। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, सबसे पहले कि इतना इन्फ्लेशन तो प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल मतलब कि इकोनॉमिस्ट जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारी कंट्री के, किसी भी कंट्री के, वो ये मान के चलते हैं कि इतना इन्फ्लेशन तो हमारी इकोनॉमी में रहेगा ही रहेगा। और क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल है तो ये एक्सेप्टेबल भी है। एक्सेप्टेबल से हमारा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि अगर हम इसके ऊपर कोई मेजर्स लगाते हैं और वो मेजर्स हमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं देते कि इन्फ्लेशन जिससे कम हो जाए, तो हम उसका कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बनाते। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट मान के चलते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, इतना तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा। ये दो रीजंस हैं कि मॉडरेट इन्फ्लेशन प्रिडिक्टेबल होते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं। इसकी वजह से जो आपका मॉनेटरी सिस्टम है वो इंटैक्ट रहता है। जो भी आपकी इकोनॉमी में लोग हैं उनका जो फेथ होता है इन मॉनेटरी सिस्टम इज इंटैक्ट। इसका मतलब जब हम आगे हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में या गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन
इसका मतलब ये है कि जो आपकी पेपर करेंसी है वो पेपर करेंसी एक प्रॉपर एसेट बन के रहती है। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर करेंसी है, मनी वैल्यू है, जो मॉनेटरी सिस्टम आपकी इकोनॉमी का, उसके ऊपर लोगों का भरोसा भी बना हुआ है। इसका मतलब मनी एज एन एसेट इज स्टिल रेलेवेंट। मनी एक एसेट की फॉर्म में अभी भी रेलेवेंट रहता है मॉडरेट इन्फ्लेशन के अंदर। अब इसको हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा जब आप गैलपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद गैलपिंग इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये इन्फ्लेशन कहीं पे डिफाइन नहीं है। दैट इज देयर इज नो वन एग्जिस्टिंग डेफिनेशन। सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। इसीलिए कई कई इकोनॉमी के अंदर गैलपिंग इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन की तरह भी देखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मॉडरेट इकोनॉमी के अंदर जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रहता है, गैलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही हाई रेट होता है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि ये जो हाई रेट है ये डिफाइन नहीं है। अब आप हाई रेट किसको बोलेंगे? 40%, 60%, 70%, 80%। अब आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपका इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट अगर इन लेवल तक पहुंच जाता है तो हम उसे कहीं ना कहीं बोलने लगते हैं कि भाई ये जो इन्फ्लेशन है गैलपिंग है। नाउ एग्जांपल, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जर्मनी। और आज का जर्मनी का इन्फ्लेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था तब हमें जर्मनी का जो WPI था, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था 1921 और 1922 का, मैं आपको 2 ही साल का एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाए। 1921 के अंदर जब जर्मनी का WPI निकाला गया था तो वो 140% आया था। 1922 में ये बढ़ के 4100 हो गया था, 4100% इन्फ्लेशन हो गया था। तो आप देख रहे होंगे कि अनकंट्रोल्ड है, एक साल के अंदर इन्फ्लेशन इतना गुना इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है कि ये जो गैलपिंग इन्फ्लेशन है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, इसलिए ये एक्सेप्शनली एक्सपोनेंशियल लेवल पे इंक्रीज करता है। प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि आप कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई गैलपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन दे आर सेम। अब हाइपर इन्फ्लेशन का भी ये एग्जांपल कई लोग हाइपर इन्फ्लेशन के एग्जांपल में भी कोट करते हैं। तो लेट्स सी कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। अब जब भी आपका इन्फ्लेशन है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस राइज की बात तो होगी। हाइपर इन्फ्लेशन में जो आपका प्राइस राइज है वो होता है एट मोर देन 3 डिजिट। इसका मतलब 100, 200, 300, 400। और हाइपर इन्फ्लेशन की जो सबसे और इसकी यूनिक चीज है, यहाँ पे जो आपकी पेपर करेंसी होती है, योर पेपर करेंसी बिकम्स वर्थलेस। इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, जिम्बाब्वे के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आया था तो आप ये मान के चलिए इफ यू हैव टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट खरीदना होता था तो आप लिटरली ट्रॉली भर भर के पैसे लेके जाते थे क्योंकि मनी की वैल्यू खत्म हो चुकी थी। लोग अगर वहां पे चाय बनाते थे तो इंस्टेड ऑफ बाइंग द टी फ्रॉम द मार्केट दे यूज्ड टू बर्न द पेपर टू मेक द टी। वो अपनी करेंसी को जलाकर चाय बनाते थे, वो सस्ता पड़ता था रादर देन बाइंग दैट टी फ्रॉम द मार्केट और बाइंग द इंग्रेडिएंट फ्रॉम द मार्केट। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पेपर करेंसी वर्थलेस हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है जो चीज वर्थलेस है उसकी डिमांड क्या होगी? उसकी डिमांड विल बी जीरो। सो डिमांड फॉर करेंसी या डिमांड फॉर द पेपर मनी ऑल्सो डिमिनिशेस, ऑल्सो डिक्रीजेस, खत्म हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। ये भाई फायदा ही नहीं है लोगों के पास अपने जेब में पैसा रखने का कि जब उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वो आपके लिए वेट ही है। तो आप क्या करते हो, रादर देन स्पेंडिंग दैट मनी, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आपने चाय बनानी है तो उसको आग लगा दी। तो 4 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है, वो होता है ओपन इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड। अब दोनों ही आपको जो सुनकर शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि ओपन और सप्रेस्ड दोनों का ही जो मतलब है वो अपने में थोड़ा सा एविडेंट है नाम से पढ़ के। सबसे पहले ओपन की बात करते हैं। देखिए ओपन इन्फ्लेशन जो होता है उसके ऊपर हम कोई कंट्रोल रखते नहीं है, नो कंट्रोल इज मेंटेन्ड। अब ओपन इन्फ्लेशन और हाइपर और गैलपिंग इन्फ्लेशन में फर्क क्या है? गैलपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में होता नहीं है, आप कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना मिसमैनेजमेंट है इकोनॉमी का।
ओपन इन्फ्लेशन आप कंट्रोल करते नहीं। डिफरेंस आ गया दुनिया बात पे। यहाँ पे आप विलिंगली इन्फ्लेशन को चलने दे रहे हो। इसका व्हाई डू वी डू इट? द रीजन इज कि ओपन इन्फ्लेशन के अंदर हम चाहते हैं कि जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस अपनी वैल्यू खो ढूंढे। सो प्राइसेस आर फ्री टू फाइंड देयर ओन वैल्यू। जिसको हम आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा, लेजे फेयर मॉडल जो होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को कोई भी कंट्रोल नहीं किया, आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया मार्केट के ऊपर। अब मार्केट डिसाइड करेगी कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। यहाँ पे जो आपकी करेंसी है या आपकी जो मनी वैल्यू है वो एक मार्केट इकोनॉमी बन जाती है कि किसी भी चीज का प्राइस हम कंट्रोल नहीं करेंगे। लेट प्राइसेस एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और वो अपने आप अपनी वैल्यू ढूंढेंगे। अब वो ज्यादा हो वो कम हो, हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। ये होता है आपका ओपन इन्फ्लेशन। जो सेकंड पार्ट है किसी चीज का वो होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। अब सप्रेस से आपको शायद यही फील आ रही होगी कि अगर भाई ओपन के अंदर ये होता है कि कंट्रोल कर दिया जाता है, तो सप्रेस के अंदर ओपन के अंदर कंट्रोल हटा दिया जाता है, तो सप्रेस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल ला दिया जाता होगा। एंड यू आर ऑलमोस्ट राइट। अब देखिए, अगर आपने किसी प्राइस को कंट्रोल करना है और शुड आई से हमने उनको रेगुलेट करना है, तो आप दो मेजर्स कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट मेजर्स, दैट इज नाम से पता लग रहा होगा कि आप इनको डायरेक्टली रेगुलेट कर रहे हैं, और एक होते हैं इनडायरेक्ट मेजर्स। नाउ इनडायरेक्ट मेजर्स में या तो हमारे पास आती है मॉनेटरी पॉलिसीज या हमारे पास आती है फिस्कल पॉलिसीज, और हम पूरे इनडायरेक्ट मेजर्स चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो प्रॉपर्ली कवर करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। डायरेक्ट मेजर्स कवर नहीं होते क्योंकि डायरेक्ट मेजर्स हमें ज्यादातर आप किसी भी इकोनॉमी में देखने को मिलते नहीं है। डायरेक्ट मेजर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने ही आके प्राइस फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट कह रही कि भाई एक ब्रेड का जो पैकेट है वो आप 9 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचोगे। अब आपको बनाने में चाहे 15 रुपए लगे, 16 रुपए लगे, 100 रुपए लगे, 200 रुपए लगे, हमने प्राइस फिक्स कर दिया। या प्राइस सीलिंग देखने को मिलती है, मतलब आपने एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी कि इकोनॉमी के अंदर जो भी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है वो किसी भी प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर सीलिंग से ऊपर नहीं बेच सकती। ठीक है, प्राइस फिक्स में तो आपने बता ही दिया कि भाई 9 रुपए है, 10 रुपए है। प्राइस सीलिंग में आपने एक अपर बैंड डिसाइड कर दिया, आपने एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी। उसके बाद कोटा सिस्टम, आपको शायद पता हो कि इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बिफोर 1992 रिफॉर्म्स 80s 70s के अंदर हमारे यहाँ पे कोटा सिस्टम था कमोडिटीज को लेके, कि अगर आप मार्केट से मान लीजिए एक बेड खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं या कोई भी आइटम खरीदना चाहते हैं तो उसके ऊपर कोटा था कि कमोडिटी की क्वांटिटी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि अगर एक कस्टमर है तो वो एक ही ब्रेड खरीद सकता है एक हफ्ते में, वो एक ब्रेड उसको पूरे हफ्ते भर चलानी है। ये सारे मेजर्स क्या हैं? ये सारे मेजर्स आपको डायरेक्ट मेजर्स के अंदर दिखते हैं। भाई आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं प्राइस के साथ। इनडायरेक्ट मेजर्स में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज आती हैं जो कि हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नाउ इन मेजर्स को लगाने की वजह से अब शायद आपको ऐसा लगे कि शायद प्राइस कंट्रोल हो जाता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस राइज अभी भी होता है। प्राइस राइज इवन आफ्टर आप जो कंट्रोल्स लगाते हैं, चाहे डायरेक्ट मेजर्स लगाए या इनडायरेक्ट मेजर्स लगाए, प्राइस राइज विल हैपन। लेकिन एक फर्क पड़ जाता है, जो पोटेंशियल थी, पोटेंशियल रेट ऑफ राइज, वो आपका कंट्रोल हो जाता है। जो आपको ओपन इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है कि भाई ओपन इकोनॉमी में आपने छोड़ दिया इकोनॉमी को कि भाई ठीक है 6% से बढ़े, 10% से बढ़े, 12 से बढ़े, 20 से बढ़े, हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप प्राइस अपनी वैल्यू ढूंढेगा। यहाँ पे आपको वो चीज़ कंट्रोल होते हुए दिख जाती है कि भाई ठीक है, जहाँ मेरी इकोनॉमी के अंदर 15% का इन्फ्लेशन आना था वो मैंने थोड़े कर्व लगाए, थोड़े मेजर्स लगाए, तो वो कर्व होके 6 या 7% पे आके रुक गया। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपने अपने इन्फ्लेशन को सप्रेस कर दिया। जो आपका इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए था ओपन इन्फ्लेशन के अंदर, आपने उसको सप्रेस कर दिया। Therefore, this type of inflation is called suppressed inflation। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हर इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। जो इकोनॉमिस्ट मिसमैनेज्ड है उनको तो आप छोड़ दीजिए। नॉर्मल टाइम्स एक मॉडरेट इन्फ्लेशन चलता है, लेकिन अगर किसी इकोनॉमी के अंदर हायर रेट, जैसे अभी का आफ्टर कोविड अगर आप मान के चलें तो आफ्टर कोविड आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा कि सप्रेस्ड इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का रेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे फेडरल बैंक, इंडिया का आरबीआई हो गया, यूएसए का फेड हो गया, या यूरोपियन बैंक हो गया, उन सब ने कोई ना कोई मेजर्स लगा के ज़्यादातर रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नाउ बिफोर वी एंड दिस लेक्चर टुडे, एक
तीन तरह के इन्फ्लेशन और हैं, जैसे कि आपको इस ग्राफ के अंदर दिख रहा होगा, ये आपका जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है उस इकोनॉमिक सर्वे से ये हमने लिया है, जो कि आपका कोर इन्फ्लेशन का ट्रेंड दिखाता है। अब इसके अंदर आप तीन तरह के इन्फ्लेशन और पढ़ रहे होंगे। एक आप पढ़ रहे होंगे जिसका नाम है हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो कि ये है। उसके बाद एक आपने पढ़ा होगा कोर इन्फ्लेशन विच इज दी रेड लाइन, और फिर आपने पढ़ा होगा फूड इन्फ्लेशन। ये देखिए इन्फ्लेशन के टाइप नहीं है, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करूँ तो हेडलाइन का मतलब क्या होता है? हेडलाइन आप ये मान के चलिए ये आपका एक बहुत ही जनरल लेवल पे इन्फ्लेशन है, जब आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं एट द टोटल लेवल, तो इसलिए इसको टोटल इन्फ्लेशन भी आप बोल दीजिए। आप अपनी इकोनॉमी के अंदर सारे प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन जब एक साथ निकालते हैं तो उसको बोला जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। और हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आपको WPI के बारे में पता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की कैटेगरी को फुलफिल करता है। तो WPI इज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन। फिर आपने देखा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि ये एक तरह से आपकी इकोनॉमी का जो अंडरलाइंग ट्रेंड है, अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की एक्चुअली कंडीशंस क्या है, वो आपको कोर इन्फ्लेशन के अंदर देखने को मिलता है। और फूड इन्फ्लेशन जैसे कि आपको नाम से पता लगा होगा कि फूड इन्फ्लेशन के अंदर आपको किस चीज का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा? फूडिंग आइटम का, ठीक है, दैट इज प्राइसेस ऑफ फूड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कोर इन्फ्लेशन। अगर आपको निकालना होता है तो कोर इन्फ्लेशन आप कैसे निकालते हैं? आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। इसका देखिए रीजन क्या है। कोर इन्फ्लेशन आपको एक तरह से अंडरलाइंग ट्रेंड बताता है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजों का इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, इसके अंदर मैं दो आइटम को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूंगा। एक होते हैं आपके फ्यूल्स, कोल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, एक होते हैं पेट्रोल, और एक होता है डीजल। ये जो तीन आइटम है, ये आइटम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मतलब अगर आपने फ्यूल इकोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसलिए इनके प्राइसेस बड़े वॉलेटाइल होते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वॉलेटाइल, तो इनकी वजह से मेरा हेडलाइन इन्फ्लेशन बड़ा वॉलेटाइल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड का भी, फ्यूल का भी, पेट्रोल का भी, डीजल का भी जो इम्पैक्ट है वो आता रहता है। कोर इन्फ्लेशन ऑन दी अदर हैंड मुझे अंडरलाइंग ट्रेंड बताता है अपने इन्फ्लेशन के बारे में। तो हम क्या करते हैं, अपने इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम फूड हटा देते हैं, फूड एंड फ्यूल। अगर मैं खाने का और फ्यूल वगैरह का इन्फ्लेशन हटा दूं अपने हेडलाइन में से, तो मेरे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाता है। और कोर इन्फ्लेशन को पढ़ के मुझे पता लगता है कि हाँ, मेरी इकोनॉमी में अंडरलाइंग ट्रेंड क्या है इन्फ्लेशन का, अगर मैं वॉलेटाइल चीजें हटा दूं तो। इसके बाद अगर मैं अपने कोर इन्फ्लेशन में से पेट्रोल और डीजल भी निकाल दूं, अगर अपने कोर इन्फ्लेशन में से पेट्रोल और डीजल भी निकाल दो, फ्यूल इन्फ्लेशन के अंदर पेट्रोल और डीजल नहीं आता। फ्यूल इन्फ्लेशन बेसिकली आपका कोल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, पेट्रोल और डीजल अलग से आता है। नाउ अगर मैं अपने कोर इन्फ्लेशन में से पेट्रोल और डीजल भी निकाल दूं, तो वो आपको सुनने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। दैट इज आपने कोर इन्फ्लेशन के अंदर से पेट्रोल का और डीजल का इन्फ्लेशन भी हटा दिया, तो आपको रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। सेम अगर आप चेक करेंगे तो मैंने एक और ग्राफ डाला हुआ है जो कोर और रिफाइंड कोर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये 2015 से लेके 2019 तक का आपको कोर और रिफाइंड कोर का इन्फ्लेशन ट्रेंड बताता है। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होगा? दोनों में डिफरेंस होगा कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर पेट्रोल और डीजल आ रहे होंगे, रिफाइंड कोर में हमने उनको भी हटा दिया होगा कि उनका प्राइस भी थोड़ा वोलेटाइल होता है। कोर इन्फ्लेशन को हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या है। क्योंकि अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि भाई मेरी इकोनॉमी के अंदर डीप रूटेड इन्फ्लेशन कौन सा है, जो ऊपर ऊपर वॉलेटिलिटी बता रहा है, मुझे उसको तो हटाना है। अगर मैं वॉलेटाइल चीज़ें हटा दूँ तो जो चीज़ें ज़्यादा कांस्टेंट रहती हैं वो निकल कर आ जाती हैं। तो कोर इन्फ्लेशन मुझे अपने कांस्टेंट इन्फ्लेशन की नॉलेज देता है। एंड दीज आर दी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि टाइप नहीं है लेकिन कैटेगरीज है इन्फ्लेशन की। आई होप आपको इन्फ्लेशन के ऊपर ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने आज के दिन तक 11 लेक्चर्स कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।